डेंजर स्थिति में भी जा सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है। The drugs and cosmetic rules were framed in which year? What does the term IND stand for the context of? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्रो पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां से आपको आपके फार्मा एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको MCQs मिलते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। हमारी बेस्ट 20 MCQs की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर होने वाला है। टॉप 20 MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, जो कि हमारा एक्ट पास हुआ था 1940 में, जिसके रूल्स आए थे 1945 में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हर चीज़ पर, चाहे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, पोजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एटसेट्रा, सभी के लिए कंट्रोल और रेगुलेशंस रहे, उसके लिए ये एक्ट आया था। तो चलिए अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। वहीं पर किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स हो, क्विजेस हो, डेली जॉब अपडेट्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, करंट अफेयर्स हो, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स हो, कॉलेज डिटेल्स हो, सब आपको मिलेगा हमारे इस pharmacyindia.co.in पर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ और भी लेटेस्ट अपडेट्स PDFs के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। आप यदि फार्मा में किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल्स के थ्रू। जैसे हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मेसी इंडिया को सब्सक्राइब करें। वहीं पर सेमेस्टर एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो आपके बैचलर्स के, तो आप जुड़िए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। वहीं पर यदि आप चाहते हैं हर एक फार्मा रिलेटेड जॉब से जानकारी आपको मिलती रहे समय समय के साथ साथ, तो आप हमारे फार्मेसी इंडिया जॉब्स के साथ जुड़िए। सब चैनल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आता है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट was passed in which year? जो ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये कौन से वर्ष में पास हुआ था? 1945 में, 1940 में, 1947 या 1950? 1947 में तो भाई देखो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था, है ना, 1947 में तो आज़ादी मिली थी। 1945 में तो रूल्स आए थे, बल्कि 1940 हमारा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये 1940 में पास किया गया था। ये हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था कि जो भी हमारी ड्रग्स हैं या हमारी जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, इन सब की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, पोजेशन, सभी चीज पर हम कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। इस एक्ट को 10 अप्रैल 1940 में पास किया गया था। इस एक्ट का जो मेजर कह सकते हैं या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था, वो यही था कि हम ये सुनिश्चित कर सके कि जो भी ड्रग्स हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, वो हमारे इंडिया में जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको बेचा जाता है, वो सेफ हो यानी कि सुरक्षात्मक, इफेक्टिव हो यानी कि प्रभावकारी, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके मेंटेन हो यानी कि गुणवत्ता पूर्वक वो दवा होनी चाहिए। अन्यथा किसी ऐसी ड्रग को यूज कर लिया गया जिसके स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं थे, गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई थी, तो सिवियरिटी बन जाएगी। इवन जो है पेशेंट काफी डेंजर स्थिति में भी जा सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स वर फ्रेम्ड इन विच ईयर? अब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, उसके रूल्स कौन से ईयर में आए? 1940 में, 45 में, 47 में, 1950 में। सही आंसर है हमारा 1945 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स थे वो आए थे।
अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में लाए गए, जिससे कि भैया जो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के जो प्रावधान थे उनको सप्लीमेंट किया जा सके। रूल्स आपको पूरी एक जानकारी देते हैं, संपूर्ण जानकारी कि भैया कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ हमारे इस एक्ट का, ठीक है। साथ ही साथ इसमें रेगुलर बेसिस पर इसमें अमेंडमेंट्स यानी कि मॉडिफिकेशंस होते रहे थे, वो सारी चीजें जो है हमें इस एक्ट के अंतर्गत मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ऐसा कौन सा शेड्यूल है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो कहता है कि हां जी ये डील करेगा स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स से? शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, शेड्यूल एस या शेड्यूल एक्स? शेड्यूल सी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है जी, उसकी गाइडलाइंस आती हैं सारी। वहीं पर शेड्यूल एम की बात करें, एम फॉर मशीन या एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की इस एक्ट के इस शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है जी। शेड्यूल एक्स की बात करें तो यहां पर सारे स्टैंडर्ड सारी गाइडलाइंस होती हैं आपकी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की। बचा क्या? शेड्यूल एस। शेड्यूल एस से याद रखना सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन बनी थी विश्व सुंदरी, कैसे? बिना कॉस्मेटिक्स के तो बनी नहीं होगी, कॉस्मेटिक्स यूज किए होंगे। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं कॉस्मेटिक्स के वो सब आपके शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं। ये शेड्यूल बहुत जरूरी होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं वो क्वालिटी और सेफ्टी को जो है बेसिकली फोकस्ड रहे, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इज हेडेड बाय दी। अब जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO है, इसके हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिन्हें आप DGHS कहते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें DCGI कहा जाता है, या फिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सीधी सी बात है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI वो ही चेयरमैन कह लो या हेड कह लो किसके? CDSCO के, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के। DCGI की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अप्रूवल देते हैं नई ड्रग्स के, मेडिकल डिवाइसेस के, क्लिनिकल ट्रायल्स के हमारे भारत के अंतर्गत। CDSCO एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमारे भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स पर्टेन्स टू ड्रग दैट रिक्वायर। अब जो हमारा शेड्यूल एक्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का, ठीक है जी, वो पर्टेन करता है ड्रग्स को जिसके अंतर्गत क्या है? स्टोरेज होती है एट लो टेम्परेचर, या फिर सेल ओनली विद अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेल ओनली इन गवर्नमेंट फार्मेसीज, या स्पेशल पैकेजिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या भैया? सेल होगी सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, तभी पॉसिबल है। आपका जो शेड्यूल एक्स है उसके अंतर्गत पूरी लिस्ट आती है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की, जिनमें भैया ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो काफी नुकसानदायक हो सकता है एक शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए। इन ड्रग्स को बेसिकली प्रॉपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ रखा जाता है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के लिए। अगर डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास तभी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन तो रखा जाता है, एक कॉपी वो फार्मासिस्ट भी रखता है जहां से आप इसको नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को लेने जाते हैं, तभी मिलेगा जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा। The application for a license to manufacture a new drug in India is made to which authority? जो एप्लीकेशन है हमारी एक लाइसेंस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नई ड्रग की इंडिया के अंदर, वो किस अथॉरिटी के लिए बनाई गई है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया थ्रू द CDSCO,
या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? सीधी सी बात है भैया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू दी CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब DCGI ही हेड हैं आपके CDSCO के। ये सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो अप्रूवल देती है नई ड्रग्स के, मेडिकल डिवाइसेस के, क्लिनिकल ट्रायल्स के हमारे भारत में, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि भैया यूनिफॉर्मिटी बनी है ड्रग्स की नहीं, साथ ही साथ इसमें सेफ्टी और एफिकेसी जो है नई ड्रग्स की मार्केट में जाने से पहले चेक की जाती है, इसीलिए। ठीक है, और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आपको सब कुछ पूरा जो एक पर्टिकुलर डेटा है क्लिनिकल ट्रायल से लेकर के दूसरी स्टडीज का सब सबमिट करना पड़ता है, उसका बेसिकली फिर एनालिसिस किया जाता है, सब ठीक रहता है, सारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, तो आपका ड्रग फिर मार्केट में उतरता है। विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? अब बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अनुसार कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए? शेड्यूल H, शेड्यूल M, शेड्यूल P या शेड्यूल N? जल्दी जल्दी और फटाफट से बताइए। सही आंसर है हमारा शेड्यूल M, शेड्यूल H यानी कि हाय। तो भैया सिंपल सी बात है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन आ जाती हैं इसके अंदर, बिना दवाई के पर्चे के आपको दवाइयां नहीं मिल सकती। शेड्यूल P की बात करें तो भैया P फॉर पीरियड यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि भैया शेल्फ लाइफ है। और शेड्यूल N से नया यानी कि भैया इसके अंतर्गत फार्मेसी चलाने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड सब इसमें आते हैं। शेड्यूल M के अंतर्गत आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। M1 के अंतर्गत आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, M2 के अंतर्गत कॉस्मेटिक्स की आ जाती हैं। ठीक है जी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और M3 के अंदर आपकी मेडिकल डिवाइसेस की आ जाती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आगे बढ़ते हैं। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आर डिफाइंड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज दोज कंटेनिंग इन होल और इन पार्ट एनी। ठीक है, जो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है उनको डिफाइन किया गया है कि ये वो ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वो हैं जिनके अंतर्गत आप कह सकते हैं सड़े हुए, जले हुए, खराब प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फिल्दी, प्यूट्रिड और डीकंपोज सब्सटेंस, मिस ब्रांडेड ड्रग, ड्रग इन फेज 1 ट्रायल या ड्रग इन फेज 2 ट्रायल। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ही आपको समझा दिया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अडल्ट्रेटेड का मतलब सिंपल सा समझो यार, ये होता है आपका मिलावट। जिन दवाइयों में मिलावट हो गई, क्या वो अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगी? क्या वो सेफ होंगी एक पेशेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण रूप से या थोड़ा बहुत पार्शियल रूप से सड़े हुए, जले हुए, ठीक है, ऐसे खराब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिलावट की जाती है। ठीक है, एक्चुअल में जो उसकी बेसिकली क्वालिटी है वो डाउन कर दी जाती है। ठीक है, जैसे काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, आप जो है पपाया सीड्स ले लो, यानी कि पपीते के बीज, उन्हें सुखा के आप जो है, अगर कोई आपसे लेने आया है 200 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक समझिएगा, ठीक है, 200 ग्राम काली मिर्च लेने आया, उसमें आपने 150 ग्राम काली मिर्च ली, 50 ग्राम पपीते के बीज मिला दिए, कोई नहीं कह सकता कि ये काली मिर्च नहीं है। ठीक है, ऐसे मिलावट की जाती है। मार्केट में आप लेने जाते हैं बादाम, आलमंड्स, ठीक है, कि भैया मुझे मामरा बादाम चाहिए, काफी 1100 1200 रुपए किलो आता है। ठीक है, मार्केट में उसमें से जो उसका एसेंशियल ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही, और उसके ऊपर फिर पॉलिशिंग एजेंट डाल के आपको दे दिया जाता है, सामने रख दिया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। दूर से देखने में क्या लाजवाब मामरा बादाम लगता है, ऐसे ये मिलावट, ये अडल्ट्रेटेड होती है। एक ड्रग आती है एस्पिरिन, ASPIRIN, ठीक है, मार्केट में आपको एस्प्रीन से भी मिल जाएगी। पी के बाद डबल ई आ जाएगा, या आर के बाद जो आई है उसमें डबल आई या डबल ई आ जाएगा, ऐसे ये अडल्ट्रेशन होता है। चलो, फेज 4 ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल इज ऑल्सो नोन एज, फेज 4 जो होता है क्लिनिकल ट्रायल का, वो जाना जाता है सिंगल असेंडिंग डोज स्टडी से, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से, फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडी, वो जाना जाता है आपका
पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब मार्केट में ड्रग उतर जाती है उसके बाद जो ड्रग का प्रभाव पड़ेगा मानव शरीर के ऊपर वो देखा जाता है। फेज 4 ट्रायल्स आपके कंडक्ट होते हैं ड्रग जब एक अप्रूव हो जाती है मार्केट के लिए उसके बाद, ठीक है। मेन पर्पस यही है कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी बनी रहे, इफेक्टिवनेस जो है ड्रग की वो बड़े से बड़े स्तर पर हो, लंबे समय तक रहे, उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। जो आपका फार्माकोविजिलेंस का काम है ना, ये वो करते हैं फेज 4 के लिए, ठीक है। What does the term IND stand for the context of drug application? अब जो ये टर्म है IND, इसका क्या फुल फॉर्म है ड्रग एप्लीकेशंस के संबंध में? इंडियन न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इंटरनेशनल न्यू ड्रग, इंडियन नारकोटिक ड्रग। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। अब IND एप्लीकेशन कब सबमिट होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को? क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने से पहले मानव शरीर के ऊपर, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर। इसके अंदर प्री क्लिनिकल डेटा होगा ड्रग की सेफ्टी और फार्माकोलॉजी को लेकर के कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक प्रॉपर्टीज। अब जो अप्रूवल है इस IND का वो बहुत जरूरी होता है लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे, एक नई ड्रग को टेस्ट करने के लिए ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, मानव शरीर के ऊपर। आगे बढ़ जाते हैं। The term abbreviated new drug application ANDA is most relevant for the approval of new chemical entities, biologics, generic drugs या फिर cosmetics। सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? जो ये टर्म दिया गया है हमें एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, सही आंसर हो जाएगा हमारा जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो भैया ANDA फाइल किया जाता है अगर आपको जेनेरिक वर्जन का अप्रूवल लेना है किसी भी एक ड्रग का जो पहले से ही अप्रूव्ड या मार्केट किया जा रहा है। ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली एब्रीविएटेड की वो इसलिए यूज नहीं की जा सकती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के सबमिशन के लिए और क्लिनिकल डेटा के लिए, देखा, क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में अप्रूव्ड है और मार्केट में चल भी रही है। उसकी जगह एप्लीकेंट जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा जेनेरिक ड्रग को कि वो बायो इक्विवेलेंट है या नहीं उस ओरिजिनल ब्रांडेड ड्रग के कंपैरिजन में, ठीक है, वो चीजें देखी जाती हैं। शेड्यूल H ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स कंटेन्स ड्रग्स दैट, शेड्यूल H क्या कहता है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का? must be sold by a registered pharmacist, are not for medicinal use, are prescription drugs, are not allowed to be sold in India। सही आंसर हो जाएगा हमारा ये प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स। शेड्यूल H जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो यही कहता है कि भैया अगर आपके पास दवाई का पर्चा है डॉक्टर का तभी आपको वो दवाई मिलेगी। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब होती हैं और वो ही डिस्पेंस होंगी, अदरवाइज नहीं। अ न्यू ड्रग इज डिफाइंड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स अंडर विच रूल? एक नई ड्रग की जो डेफिनेशन दी गई है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अनुसार वो आपके किस रूल में है? रूल 21 में, रूल 122E में, रूल 65 या रूल 96? सही आंसर हो जाएगा हमारा रूल 122E, ठीक है। रूल 122E जो है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का वो डिफाइन करता है कि भैया क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, मतलब कि जो नई ड्रग है हमारी वो क्या होती है वो इसके अंतर्गत पता चलता है। इसके अंदर आपके डेफिनेशन में बात करें, नई केमिकल एंटाइटीज है, नए कॉम्बिनेशंस है एग्जिस्टिंग ड्रग्स के और न्यू इंडिकेशंस जो होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग ड्रग्स के वो सब आते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी होता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, क्योंकि आपको आगे चल के इंडियन मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट जो लाना है, नई ड्रग जो लॉन्च करनी है, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड GCP? अब GCP की फुल फॉर्म बताइए। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जर्नल क्लिनिकल प्रोसीजर, जेनेरिक क्लिनिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट कंट्रोल प्रैक्टिस। सही आंसर हो जाएगा हमारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका एक इंटरनेशनल एथिकल और साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। किस चीज के लिए भाई? जो भी हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होगा,
चाहे भाई डिजाइन क्या है, कंडक्ट कैसे करना है, रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग ट्रायल्स है, ये सब होता है। इसमें जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जीसीपी के तहत, ये सुनिश्चित करते हैं कि भैया जो प्रोटेक्शन है हमारे अधिकारों की, राइट्स की, सेफ्टी की, वेलबींग की, ट्रायल सब्जेक्ट्स की, वो सब करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो होती है, डेटा जो हमने कलेक्ट किया है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान पे, उसको भी सुनिश्चित करना पड़ता है। शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स डील्स विद, अब शेड्यूल सी और C1 किससे डील करेगा? कॉस्मेटिक एंड डिवाइसेस, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट जैसे वैक्सीन और सेरा, मिस ब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, या लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसको याद रखिए, सिंपल। शेड्यूल सी और C1 के लिए सीता माता, एस से सेरा, आई से इंसुलिन, टी से टॉक्सिन्स और ए से एंटीजेंस, एनाल्जेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो आपके ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वैक्सीन, सेरा, ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन्हें स्पेशल हैंडलिंग और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके स्पेशल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स किस में आते हैं? शेड्यूल सी और C1 में आते हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कसौली। सही आंसर हो जाएगा हमारा बेसिकली कोलकाता। जिस टाइम पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को स्थापित किया गया था कोलकाता में, वो जाना जाता था कलकत्ता के नाम से। उस टाइम पर आपकी ये एपलेट लेबोरेटरी है जहां पर ड्रग्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है, और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। चाहे वो दूसरे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज हैं, जैसे आपकी बेसिकली सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में बायोलॉजिकल्स के लिए, ठीक है, CDL कोलकाता में है, कि जो ये है आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये आपकी प्रिंसिपल लेबोरेटरी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। What is the main objective of the Drugs and Cosmetic Act? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का? रेगुलेट ड्रग प्राइसिंग, एंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कंट्रोल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर प्रमोट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सही आंसर हो जाएगा हमारा, हमें सुनिश्चित करना होता है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की। प्राइमरी गोल जो है इस लेजिस्लेशन का वो यही है कि आप पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है सुनिश्चित करेंगे कि भैया जो एंट्री है सब स्टैंडर्ड्स की, स्पूरियस या अडल्ट्रेटेड, मिस ब्रांडेड ड्रग्स की, उससे बचाया जा सके अपनी ड्रग्स को। The Drug Technical Advisory Board DTAB is constituted under which section of the Drugs and Cosmetic Act? Drugs टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जो गठन किया गया था किस सेक्शन के तहत हुआ है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 12, सेक्शन 33। सही आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, ये आपको प्रोवाइड करता है कि भैया ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ है। डीटैब एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार के तौर पे काम करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि किस तरीके से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का चलन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके मेजर रोल भी होते हैं, किस चीज में भागीदारी होती है? जो अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो होते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर के। अ ड्रग इंस्पेक्टर्स पावर टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस is defined under which section of the Drugs and Cosmetic Act? अब जो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर है कि भाई किसी भी संस्था पे जाकर के छापे मार सकते हैं, वो आपका किस सेक्शन के तहत दिया गया है? सेक्शन 21, 22, 23, 24। सही आंसर है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो है हमारा इस एक्ट का, वो पूरी आपको सारी जो हमारी पावर्स हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर्स की उसको आउटलाइन करते हैं। इसमें ये भी पावर है कि भैया कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा प्रीमाइसेस को जहां पे ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स आपके इस्तेमाल होते हैं, बनाए भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। ठीक है, इसके तहत आपको ये भी पावर मिल जाती है इनको कि भैया जो सैंपल्स हैं ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के, उन्हें टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए ये लोग डायरेक्टली टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेज सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का,
विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्पेसिफाइज द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो आपको स्पेसिफाई करता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स? शेड्यूल एम, शेड्यूल पी, शेड्यूल टी, शेड्यूल क्यू। शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं, बचा क्या? शेड्यूल पी। शेड्यूल क्यू के अंदर क्या है? जो कोल तार्स की लिस्ट है ना, जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, अप्रूव्ड है कि भैया ये कॉस्मेटिक्स में यूज हो सकते हैं, कोल तार्स के कलर्स की लिस्ट, वो शेड्यूल क्यू में आती है। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की, वो शेड्यूल टी में आती हैं। शेल्फ लाइफ यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग आपका शेड्यूल पी के अंतर्गत आता है। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर टॉप 20 एमसीक्यूज का। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके सेशनल एग्ज़ाम्स, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।